नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्या रेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों हमने शुरू किया था स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का पेपर फर्स्ट, जो आपका जीके एंड जीएस का होता है। और इसी क्रम में हमने जो टॉपिक शुरू किया था भारतीय इतिहास का, वो था राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता। और आज हम इसका तीसरा भाग देखने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के विषय में अपने डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तक आपका सिलेबस हो चुका था। वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इनके विषय में हम पढ़ चुके थे। आज अपने तीन और महत्वपूर्ण नेताओं के विषय में, क्रांतिकारियों के विषय में बात करने वाले हैं, जिसमें है चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव। इनके विषय में हम अच्छे से बात करेंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस दोनों ही बचते हैं, एक पूरी क्लास वहाँ से अच्छे से बनती है। उसके बाद में ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो आइएगा शुरू करते हैं क्लास को। तो दोस्तों इस क्लास में हम बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आज़ाद। ये हमारे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह और सुखदेव, इन तीनों महान क्रांतिकारियों के विषय में हम बात करने वाले हैं, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों का त्याग जो है वो किया था। तो दोस्तों क्लासेस आपको सच में अच्छी लगे, आप सच में कुछ सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। उन्हें भी बताइएगा कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवाया जा रहा है। साथ ही दोस्तों पूरा सिलेबस केवल आपको यहाँ इसी चैनल पर ही करवाया जाता है। हम फर्स्ट ग्रेड का टोटल सिलेबस करने वाले हैं। इसी तरह से बड़े अच्छे से हम एक एक चीज़ को देख करके करेंगे दोस्तों। आइएगा बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में। सबसे पहले इनका जो समय है 1906 से 1931 तक का टाइम पीरियड है। और यहाँ सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के जो झाबुआ ज़िला है उसके भावरा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले के भावरा गांव में इनका जन्म हुआ था। और जन्म कब हुआ था? तो 23 जुलाई 1906 को, जब मुस्लिम लीग बनी थी। इस तरह से आप इस चीज़ों को याद रख सकते हैं दोस्तों, है ना। 1905 में बंगाल विभाजन होता है, 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले के भावरा गांव में 23 जुलाई 1906 को हुआ था। अच्छे से इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों इन्होंने किया क्या और क्या इनकी उपलब्धियां रही, उनके विषय में बात करें तो सबसे पहले हम बात करें जब असहयोग आंदोलन हमारा चल रहा था, बड़े अच्छे से चल रहा था। और 5 फरवरी 1922 के दिन जो है रात्रि के समय, क्योंकि 4 और 5 के बीच का समय था, तो वहाँ पर एक चोरी चोरा कांड होता है, जिसमें जो है पुलिसकर्मियों को वहाँ पर जिंदा जला दिया जाता है। तो इस कांड से कहीं जो ये आंदोलन है हिंसा की दिशा में न चला जाए, इसलिए गांधी जी बिना किसी से विचार विमर्श किए इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो इस आंदोलन को वापस लेने से बहुत से लोग इनके खिलाफ हो जाते हैं, कई जगह काले झंडे भी दिखाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनका विरोध होता है। और इसी जो क्रोध के दौरान या इसी असंतोष के दौरान, जैसे बाकी युवाओं का जो है कांग्रेस से मोहभंग हो रहा था, तो चंद्रशेखर आज़ाद का भी इससे क्या हो जाता है, उस समय कांग्रेस से मोहभंग हो जाता है दोस्तों। इसके बाद में ये एक हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ में शामिल हो जाते हैं। किसमें? हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ में ये शामिल होते हैं। और 1 जनवरी 1925 की ये घटना जो है वो काफ़ी बड़ी है दोस्तों। इस संघ ने समूचे हिंदुस्तान में अपना बहुचर्चित पर्चा द रिवोल्यूशनरी बांटा था दोस्तों। तो द रिवोल्यूशनरी पर्चा किसके द्वारा बांटा गया था? हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संगठन के द्वारा 1 जनवरी 1925 को बांटा गया था। इसमें क्या था? तो इसमें जो इनका दल है उनकी नीतियों का ही खुलासा किया गया था। तो दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद किस संघ में शामिल हुए? तो ये शामिल हुए थे हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ के अंदर। और इसी समय जो है एक पर्चा बांटा गया था जिसमें दल की नीतियों का खुलासा था। और इसी नीतियों के तहत 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया जाता है दोस्तों। ट्रेन लूटी जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं, जब हमने राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ा था तो हमने इसको अच्छे से चर्चा में देखा था, बड़े अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया था। तो इसके बाद में इससे जुड़े हुए क्रांतिकारियों को पकड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो अंग्रेज़ों की पकड़ में नहीं आते हैं, भाग जाते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद में भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आते हैं।
इसके बाद में दोस्तों जो इम्पोर्टेंट डेट है हमारी 1927 को, 17 दिसंबर 1927 को जो पकड़े गए थे उनमें से राजेंद्र सिंह लाहिड़ी को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। अन्य सर्वोच्च नेता जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खान थे, रोशन सिंह थे, उनको 19 दिसंबर 1927 को पकड़ लिया जाता है। तो धीरे धीरे पकड़ में आ रहे थे सभी, ये अपने वाले ही होते थे, कोई ना कोई इनाम के चक्कर में अंग्रेज़ों को जो है सूचनाएं दे देते थे इनकी और फिर ये पकड़ लिए जाते थे। इसके पश्चात उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को एक करके, इन सभी को एक करके एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का निर्माण किया गया, ये बनाई गई थी। उत्तर भारत की जो भी क्रांतिकारी जो पार्टियां थी उन सभी को एक करके ये एक एसोसिएशन बनाई गई थी। अब देखिएगा 27 फरवरी 1931 की अगर हम बात करें, 27 फरवरी 1931 को एसपी नाटबाबर के नेतृत्व में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में गोलाबारी हुई, जिसमें कहते हैं कि जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनके पास में एक गोली बचती है तो ये स्वयं ही शहीद हो जाते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के हाथ कभी नहीं आते हैं। इसलिए इनके विषय में कहा जाता है कि आज़ाद आज़ाद था और जीवन भर आज़ाद ही रहा था, यानी अंग्रेज़ों के पकड़ में ये कभी भी नहीं आ पाए थे। दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल जो है इन्हें क्विक सिल्वर कहते थे, क्विक सिल्वर पारे को कहते हैं। ये क्या कहते थे, राम प्रसाद बिस्मिल जो है इन्हें क्विक सिल्वर के नाम से पुकारा करते थे। तो इनका एक नाम अगर आपसे पूछा जाए चंद्रशेखर का अन्य नाम क्या है तो क्विक सिल्वर भी अपने कह सकते हैं। तो दोस्तों ये चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में हम बात करते हैं एक बहुत ही महान क्रांतिकारी, जो महात्मा गांधी के बाद में अगर किसी का नाम आता है सबसे चर्चा में तो एक तो भगत सिंह का आता है और एक सुभाष चंद्र बोस का आता है। तो हम भगत सिंह के विषय में पढ़ते हैं। डेट आपको याद रह जाएगी 1907, 1906 में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म है, 1907 में इनका हो गया। शहीद आजम, क्योंकि भगत सिंह को और क्या कहा जाता है, शहीद आजम के नाम से भी पुकारा जाता है। तो शहीद आजम भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के लायलपुर गांव के जारावाला तहसील के बंगा गांव में हुआ था। दोस्तों ये गांव काटते ना यहाँ से, पंजाब प्रांत के जारावाला तहसील के बंगा गांव में हुआ था। आप इतना ही याद रख लेंगे तो भी काम आपका चल जाएगा। आप पंजाब याद रख लेंगे तो भी आराम से सही हो जाएगा, ज़्यादा गहराई में जाने की यहाँ पर आवश्यकता अपने को नहीं है। अब देखिएगा भगत सिंह ने एक सभा की स्थापना की थी जिसका नाम है नौजवान भारत सभा। किसके साथ में मिलकर के, भगवती चरण के साथ में मिलकर के भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इस सभा का जो नारा था, नौजवान भारत सभा का जो नारा था, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा था। अगर आपसे पूछा जाए भी हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा कहाँ से आया है तो नौजवान भारत सभा से ये नाम आता है। और नौजवान भारत सभा का जो निर्माण है वो भगत सिंह और भगवती चरण, देखिएगा दोनों के नाम में ही भगत भगत आ रहा है ना, पहला तो एक ही जैसा है तो इसी से याद रख लीजिएगा। भगत सिंह और भगवती चरण ने मिल करके नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी और इस सभा का जो नारा था वो था हिंदुस्तान जिंदाबाद। भगत सिंह सितंबर 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर देते हैं। अभी हमने ये पिछली स्लाइड में भी उसको देखा था चंद्रशेखर आज़ाद को पढ़ते समय, तो इन्हीं के द्वारा परिवर्तित किया गया नाम था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 को कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और सचिंद्र सान्याल के द्वारा की जाती है। दोस्तों तो हिंदुस्तान रिपब्लिक, HRA बोलते हैं हम इसको, HRA ये नाम काफ़ी चर्चा में रहा था। तो HRA की जो स्थापना है अक्टूबर 1924 को कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की जाती है। अब देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट घटना इस समय जो रही, साइमन कमीशन आपको याद होगा। साइमन कमीशन जब भारत आता है, लाहौर पहुंचता है, तो पुलिस सुप्रिटेंडेंट स्कॉट के आदेश पर सैंडर्स जो है लाठीचार्ज करते हैं और उस लाठीचार्ज में 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। ये हमने लाला लाजपत राय को जब पढ़ा था वहाँ पर भी हमने देखा था। और इसी का बदला लेने के लिए लगभग एक माह के बाद 17 दिसंबर को 1928 को भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल और चंद्रशेखर आज़ाद स्कॉट के स्थान पर सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। इस प्रकार से वो अपना बदला ले लेते हैं, लाठीचार्ज का बदला ये सैंडर्स की हत्या करके लेते हैं। दोस्तों
8 अप्रैल 1929 को, हालांकि इस मामले में वो हाथ नहीं आते हैं, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते हैं। अब ये बम कोई असेंबली को उड़ाने वाला नहीं था, कोई ऐसा धमाके वाला, ये केवल एक धमाके वाला बम था, धुएं वाला बम था। और इसका जो उद्देश्य था वो उसको केंद्रीय असेंबली को उड़ाना नहीं था, वो वहीं खड़े ही रहे। वो चाहते तो दोनों भाग भी सकते थे, लेकिन ये चाहते थे कि हम अपनी आवाज़ जो है वो असेंबली के माध्यम से जनता तक पहुंचा पाएँ। ये अखबार में छपेगा तो जो भी चीज़ें हैं वो बाहर निकल करके आएंगी, ये इनका जो है मुख्य उद्देश्य था। जब वो दोनों वहीं खड़े रहते हैं तो दोनों को ही, यानी दोनों कौन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। किस केस में? दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस समय जब इनकी सुनवाई हो रही होती है तो ये नारा भी देते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ये नारा जो है इन्हीं के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा दिया गया नारा माना जाता है दोस्तों। और आगे ये बड़ा फेमस रहा था क्रांतिकारियों के लिए। ये वहाँ से भागे नहीं, कहाँ से? असेंबली से भागे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इनका उद्देश्य क्रांति को जनता तक पहुँचाना था और वे अदालत के माध्यम से अपने विचार सरकार और जनता तक पहुँचाना चाहते थे दोस्तों। तो इसमें ऐसा कोई कुछ हताहत नहीं हुआ, इसलिए बहुत बड़ा केस यहाँ पर नहीं बनता था। तो इनकी जो सुनवाई है वो दिल्ली जेल में 4 जून 1929 को आरंभ होती है। सेशन जज सिस्टर मिडल्टन थी, ये सिस्टर मिडल्टन की अध्यक्षता में सिस्टर मिडल्टन जो है वो इसकी अदालत में सुनवाई करती है 4 जून 1929 को इस केस की। ठीक है, 10 जून 1929 को इस केस की सुनवाई जो है वो समाप्त हो जाती है। इसके बाद में भगत सिंह को मियांवाली जेल में और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर सेंट्रल जेल में भेज दिया जाता है। इनको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है। अब इस केस के विरुद्ध जो है हाई कोर्ट में भी अपील की जाती है। जस्टिस फोर्ड और जस्टिस एडिसन के सामने लाहौर कोर्ट में पेशी होती है और इस पेशी के अंदर अंत में सेशन जज के जो पीछे वाला जो जज था उसके फैसले को ही वैसे का वैसे बहाल यानी बरकरार रखा जाता है। और 12 जून 1929 को इन्हें आजन्म कारावास का दंड दिया जाता है, यानी आजन्म कारावास का, जब तक वो जिंदा है तब तक कारावास की सज़ा जो है इनको दी जाती है। जेल में भगत सिंह और उसके साथी जो हैं 14 जून 1929 से 64 दिन की भूख हड़ताल भी करते हैं दोस्तों। तो इनके द्वारा भूख हड़ताल भी की जाती है और इस भूख हड़ताल के कारण 13 सितंबर 1929 को यतीन्द्र नाथ जो हैं वो यहाँ पर शहीद भी हो जाते हैं। ये यहाँ पर भी अपने कैदियों के लिए आवाज़ उठाते रहे थे। 7 अक्टूबर 1930 को, ध्यान दीजिएगा कब की बात है ये, 7 अक्टूबर 1930 को कहा तो ये जाता है अंग्रेजी सरकार इनसे बहुत ज़्यादा डर जाती है और एक ट्रिब्यूनल के द्वारा एक तरफा निर्णय लिया जाता है और इस निर्णय के अंतर्गत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। ध्यान दीजिएगा किस किस को? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और 23 मार्च 1931, कौन सा दिवस है दोस्तों? 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर इन महान क्रांतिकारियों को लाहौर जेल में फांसी दे दी जाती है दोस्तों। तो ये बहुत कम समय तक जिंदा रहे, अगर लंबे समय तक रहते तो बहुत तस्वीर थोड़ी अलग होती, क्योंकि ये भी अपने प्रयास कर रहे थे दोस्तों। इन्होंने जिन पत्रिकाओं का संपादन किया, एक तो अकाली पत्र का और एक कीर्ति पत्र का, ये 2 समाचार पत्र हैं जिनका संपादन भगत सिंह के द्वारा किया गया था। दूसरी बात कि भगत सिंह का अगर आपसे पूछा जाए गुप्त नाम क्या है तो इनका नाम था बलवंत सिंह। बलवंत इनका क्या था? उपनाम न कह करके हम क्या कहेंगे, गुप्त नाम, सीक्रेट जो नाम था वो इनका बलवंत हुआ करता था। इन्होंने एक किताब कहें या लेख कहें, ये आपने बहुत बार सुना होगा, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये लेख इन्होंने लिखा। यहाँ अच्छा क्वेश्चन ये बनता है किस भाषा में लिखा था? अंग्रेजी भाषा में ये लेख इनके द्वारा लिखा गया था, जो आज भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा हुआ है। इनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा था भगवती चरण बोहरा की पुस्तक थी फिलोसफी ऑफ बम। फिलोसफी ऑफ बम जो पुस्तक थी भगवती चरण बोहरा की, उस पुस्तक का भगत सिंह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक और महान क्रांतिकारी के विषय में हम बात करें तो बात करते हैं सुखदेव थापर के विषय में। इनका जन्म भी 1907 में ही हुआ था। इनका जन्म हुआ था 15 मई
1907 को, 15 मई 1907 को इनका जन्म होता है। पंजाब के लुधियाना में इनका जन्म हुआ था। सुखदेव थापर इनका पूरा नाम था। सुखदेव का जो जन्म है वो लुधियाना पंजाब में 15 मई 1907 को हुआ था। तो दोस्तों 1907 यानी भगत सिंह के समय के ही अपने इनको मानते हैं। इन्होंने भगत सिंह के साथ में मिलकर के ही क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया था। दोस्तों ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी रहे थे दोस्तों, यानी इन्होंने भगत सिंह के बिल्कुल साथ में मिलकर के काम किया था। और सुखदेव को भी सरकार के द्वारा लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और इसी मुकदमे के तहत इन्हें राजगुरु और भगत सिंह के साथ ही फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और इन्हें फांसी दी गई थी, जैसा हमने पिछली स्लाइड में भी भगत सिंह के समय इनको पढ़ा था दोस्तों। तो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को एक साथ फांसी हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों इनको जो फांसी दी गई थी वो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। तो सुखदेव थापर के बारे में जानने के लिए इतना ही है हमारे पास में, और ज़्यादा कोई प्रश्न यहाँ से बनता नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि एक राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज, आपको डेली टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसमें आपको रोज़ाना शाम को 8 बजे इंपॉर्टेंट राजस्थान के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये टेस्ट सीरीज़ आपको हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर उपलब्ध होगी। अतुल्य RS जो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, वहाँ पर जाकर के आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। रोज़ाना आपको राजस्थान जीके के क्वेश्चन अवेलेबल करवाए जाएंगे और ये क्वेश्चन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल करवाई जा रही है। अगर अभी तक आपने हमारे इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए तथ्यों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।